नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का ज्ञान सिंधु क्लासेस में। अरुणेश कुमार के साथ आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। शेखर एक जीवनी नामी उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। जी हाँ, नाम पे मत जाइएगा, नाम तो जीवनी है परंतु विधा इसकी उपन्यास है। तो हिंदी उपन्यास की श्रृंखला में हम पात्रों पर भी चर्चा करेंगे, थोड़े से समरी पर भी चर्चा करेंगे, यानी कि सारांश पर भी चर्चा करेंगे, और साथ में हम चर्चा करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स की। तो बिना किसी देर किए हुए आप अपने मित्रों को भेज दीजिए। निशुल्क क्लासेस, हमेशा राष्ट्रहित में शिक्षा वाली बात, और चलते रहिए। चलिए, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक अध्ययनकर्ता अध्यापक हूं, ये समझिएगा। बस कुछ इस तरह समझिए, सहयोग करिए, सहयोग की भावना से हम लोग पढ़ते हैं आपस में मिलजुल कर, तभी जाकर के कुछ ना कुछ होना तय है। जी हाँ, तो यहां पर बात करें अगर 1941 और 1944, अब आप कहेंगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है कि ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास कब से कब तक प्रकाशित हुई। तो फिलहाल तो पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में इस शेखर एक जीवनी का प्रकाशित होता है। इसीलिए यहां पर 1941 और 44 लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका नोट्स मिल जाए, ये पूरा जो पढ़ा रहे हैं मिल जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई पहली लिंक पर क्लिक करना होगा, जहां से इस नोट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे नोट्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसका वर्ण विषय क्या है। जी हाँ, मेन पॉइंट ये रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, किसी भी एग्जाम में ये सवाल बनने का बहुत चांस रहता है कि शेखर एक जीवनी का वर्ण विषय क्या है। तो वर्ण विषय 3 वर्षीय शेखर के शिशु मन के अहम भय, सेक्स का भाव का चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। विधा अगर बात करें तो ये विधाओं में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसकी शैली क्या है? शेखर एक जीवनी की शैली पूर्व दीप्ति यानी कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। दृश्यात्मक, परिदृश्यात्मक, प्रत्यक्ष दर्शन शैली इसमें देखने को मिलती है। भागों की अगर बात करें तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के 2 भाग हैं। पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है उत्कर्ष। इतनी बात क्लियर हुई। यानी 1941 में पहला भाग, 1944 ईस्वी में पहला दूसरा भाग आता है शेखर एक जीवनी का। 3 वर्षीय शेखर के शिशु मन के अहमवाद की चर्चा है। अहम उसका वर्ण विषय है। भय, सेक्स के भाव का चित्रण भी इस उपन्यास में देखने को मिलता है। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन शैली, परिदृश्यात्मक शैली, दृश्यात्मक शैली, पूर्वदीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक पद्धति अपनाई गई है। प्रथम भाग की अगर बात करें तो प्रथम भाग का जो प्रकाशन होता है वो 1941 अर्थात 1941 ईस्वी में होता है। दूसरे भाग का प्रकाशन होता है 1944 में। मोस्टली क्या पूछा जाता है कि पहले खंड में कितने भाग हैं? तो पहले खंड के 4 भाग हैं। 4 भागों के नाम पूछ लेता है, या यूं पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा भाग शेखर एक जीवनी के पहले खंड के भागों में से नहीं है। तो पहला भाग, जो पहले खंड के जो 4 भाग हैं वो देखिए, उषा और ईश्वर, इसी को भोर और भगवान। ठीक है, उषा और ईश्वर, भोर और भगवान कहेंगे। बीज और अंकुर, इसका नाम बीज और अंकुर ही है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष है। पुरुष और परिस्थिति, मनुष्य और परिस्थिति। ठीक है, तो पहले में ध्यान रखेंगे उषा, उषा और ईश्वर का मतलब है भोर और भगवान। ठीक है, उषा और ईश्वर का दूसरा नाम भी कह सकते हैं भोर और भगवान, तो ये ध्यान रखना। और दूसरे खंड के भागों की बात करें तो पुरुष और परिस्थिति, पुरुष मतलब मनुष्य और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, कारावास और जिज्ञासा। बंधन मतलब कारावास और जिज्ञासा तो आप जानते हैं क्यूरियोसिटी को कहते हैं। तो बंधन और जिज्ञासा, कारावास और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां और गुंझार। यहां पर गुंझार का तात्पर्य है गांठें। आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इसके सारांश की। तो उपन्यास नाटकीय रूप से शुरू होता है।
अगर बात करते हैं इस उपन्यास में, पहला शब्द फांसी है, जो निष्पादन के लिए हिंदी शब्द है। जी हाँ, उपन्यास शुरू होता है और पहला शब्द उसमें मिलता है फांसी। इसी नाम के उपन्यास का नायक शेखर अपने जीवन के बारे में सोचता है, क्योंकि वह अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। एक सामाजिक यथार्थवादी कथा लिखने के बजाय लेखक ज्वलंत फ्लैशबैक का उपयोग करते हुए चेतना तकनीक की एक धारा का उपयोग करता है, जो शेखर के दिमाग में वास्तविकता का अनुभव करने के तरीके को विशेषाधिकार देता है, क्योंकि वह अपने विचारों को पीछे छोड़ देता है। अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी कल्पना में उनके जीवन के प्रमुख प्रसंगों को फिर से दर्शाया। हमें पता चलता है कि उनका जन्म पटना में हुआ। वो एक पुरातत्वविद के बेटे थे और उन्होंने अपने शुरुआती जीवन का कुछ हिस्सा कश्मीर में बिताया, जहां उनका सामना एक पश्चिमी लड़की मिस प्रतिभा लाल से हुआ और उन्हें प्रारंभिक निराशा हुई। अपनी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वह एक विद्रोही स्वभाव प्रदर्शित करता है। जब परिवार दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों में उटाकामुंड में वापस चला जाता है तो उसे शारदा से प्यार हो जाता है, जिसके परिवार ने अचानक दूर जाकर उनका रिश्ता तोड़ दिया। फिर उसकी दोस्ती एक लड़की शांति से होती है, जो तपेदिक से पीड़ित है। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार ने उसे मद्रास भेज दिया, जहां वह एक ब्राह्मण छात्रावास में रहता है। वो ब्राह्मण से घृणा करता है, जाति के प्रति जुनूनी है, खासकर तब जब उसका एकमात्र परिचित कुमार उससे पैसे पाने के लिए उसकी दोस्ती का फायदा उठाता है। वो मलिन बस्तियों में बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित करने की कोशिश करता है, एक बहस करने वाला समाज बनाता है और पूरे दक्षिण की यात्रा करता है। लगभग महाबलीपुरम में डूब जाता है। दूसरे खंड में अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए वह लाहौर के एक कॉलेज में दाखिला लेता है, जहां वह जाति से नहीं बल्कि पश्चिमी तरीकों की नकल करने वाले भारतीयों के भ्रष्ट आचरण से भयभीत होता है। खासकर ऑक्सफोर्ड में प्रशिक्षित महिला शिक्षक मनिका के चरित्र से क्या होता है कि अ, दूसरे खंड में अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए वो लाहौर के एक कॉलेज में दाखिला लेता है। कहां लेता है? लाहौर में, जहां वो जाति से नहीं बल्कि पश्चिमी तरीकों की नकल करने वाले भारतीयों के भ्रष्ट आचरण से भयभीत होता है, खासकर ऑक्सफोर्ड में प्रशिक्षित महिला शिक्षक मनिका के चरित्र से। वहां उसने शशि नाम की एक लड़की से दोबारा संपर्क स्थापित किया, जिससे वो बचपन में मिला था। वो कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक शिविर में एक स्वैच्छिक अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। मुखबिरों द्वारा शिविर में सफलतापूर्वक घुसपैठ की गई और उसे झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया और 10 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। वहां उसकी दोस्ती मदन सिंह रामाजी और मोहसिन से होती है। जो उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कैद के दौरान उसे यह भी पता चला कि शशि, जो कभी कभार मिलने आती है, की सगाई तयशुदा शादी में हो चुकी है। एक बार जब वह अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेता है तो वो बिना किसी सफलता के क्रांतिकारी पुस्तिकाएं लिखने के लिए खुद को समर्पित कर देता है। वो जहां भी जाता है, दोस्त केवल उसकी संगति को बढ़ाते हैं ताकि वह उनकी ब्राह्मण बेटियों में से एक से शादी कर सके। वो विवाहित शशि को बताता है कि वो आत्महत्या के लिए प्रलोभित है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए रात भर उसके साथ रहती है कि वो आत्महत्या न कर ले। इस बात का पता चलने पर उसका पति उसे बुरी तरह से पीटता है और घर से निकाल देता है। वो शेखर के साथ रहने लग चली जाती है, हालांकि ये रिश्ता कभी भी यौन संबंध में विकसित नहीं होता है। वे दिल्ली चले जाते हैं, जहां वो अपने क्रांतिकारी हितों का पालन करते हैं। एक सेल उसे हथियार सौंपता है, जिसका उपयोग वे किसी एक साथी को जेल से बाहर निकालने के लिए करना चाहते हैं। कुछ ही समय बाद शशि अपने पूर्व पति द्वारा की गई पिटाई के प्रभाव से मर जाती है और शेखर जेल में बंद हो जाता है। जी हाँ, यह उपन्यास कुछ इस तरह चलती है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु और कथनों पर। जी हाँ, कि किस लेखक ने
कौन सा कथन इस उपन्यास के बारे में दिया है। और ये बेहतर है, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा ढूंढने पर ही मिलेंगे। तो इकट्ठा किए जाते हैं सारे पॉइंट्स, आप देखिएगा। शेखर एक जीवनी अधूरा ताजमहल है। जी हां, क्या है? शेखर एक जीवनी अधूरा ताजमहल है। गोदान कामयाबी और गोदान कामायनी और शेखर एक जीवनी एक शताब्दी की 3 महान साहित्यिक कृतियां हैं। विश्वंभर मानव का यह कथन है। किसका है? शेखर एक जीवनी अधूरा ताजमहल है। गोदान कामायनी और शेखर एक जीवनी एक शताब्दी की 3 महान साहित्यिक कृतियां हैं। इस कथन के लेखक हैं विश्वंभर मानव। जी हां, दूसरा कथन समझिए। इस रचना को पढ़ने के उपरांत मन पर प्रधानतः 2 प्रभाव पड़ते हैं। पहला शेखर की मानसिक ताकत का और दूसरा गहरी करुणा का। यह रचना एक जीवन का अध्ययन है। यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज या युग का जीवन नहीं है। तो यह व्यक्ति का जीवन है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, याद रखना, उन्होंने कहा कि यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज या युग का जीवन नहीं। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। और फिर अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है, अज्ञेय यातना का दर्शन प्रचारित करने वाले लेखक हैं। यातना का दर्शन, नरोत्तम नागर। जी हां, डॉक्टर नरोत्तम नागर का कथन है कि अज्ञेय यातना का दर्शन प्रचारित करने वाले लेखक हैं। अगला कथन है, अज्ञेय ही शेखर एक जीवनी में बोलते प्रतीत होते हैं। समाज और युग की सामाजिक स्थिति और गंभीर समस्याओं का विश्लेषण इसमें अत्यंत सूक्ष्म व गहन है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि अज्ञेय ही शेखर एक जीवनी में बोलते प्रतीत होते हैं। समाज और युग की सामाजिक स्थिति और गंभीर समस्याओं का विश्लेषण इसमें अत्यंत सूक्ष्म व गहन है। बात समझ में आई? डॉक्टर नगेंद्र का कथन याद रखना कि शेखर एक जीवनी में अज्ञेय ही बोलते प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी यदि वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तो शेखर एक जीवनी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यात्मक उपन्यास है। जी हां, डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त का कथन है कि अगर कामायनी वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तो शेखर एक जीवनी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यात्मक उपन्यास है। 2 वटों के बीच बहने वाली जीवन सरिता का यह पाठ चौड़ा भी है, उसकी धारा विस्तीर्ण भी है। उसमें उठने वाली लहरियां रंग नवमी और क्षुब्ध विकल भी, तटों के दृश्य मोहक, ऊबड़ खाबड़ और सुनसान भी। ये कथन अज्ञेय की उपन्यास शेखर एक जीवनी के बारे में किसका है? तो डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त का है। 2 वटों के बीच बहने वाली जीवन सरिता का यह पाठ चौड़ा भी है। ठीक है, फिर अज्ञेय ने स्वयं ही शेखर एक जीवनी के बारे में कौन से कथन कहे वो समझिए। अज्ञेय ने कहा कि शेखर मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। शेखर मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। यह कथन अज्ञेय का है। अज्ञेय का ही अगला कथन है कि शेखर घनीभूत वेदना की एक ही रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। आहा, क्या कथन है! वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। और ये दृष्टि और दृष्टा की कहानी कहने वाले अज्ञेय जी हैं। शेखर एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, तथापि वह साथ ही साथ वो उस व्यक्ति के संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। जी हां, शेखर एक जीवनी का सारांश और कथानक एक बार में ही समझिएगा। मैंने उपर्युक्त हमने आपको क्या किया है, उपर्युक्त समझा दिया। तो ये उपर्युक्त है, यहां पे इसका ये आ गया है, लेकिन वहां होना चाहिए था। ठीक है, शेखर एक जीवनी में सबसे पहले फिर अंततः हम क्या देखते हैं, पात्रों का परिचय बेहद जरूरी होता है। नेट जेआरएफ देने वाले जो हमारे
साथीगण हैं उनके लिए बहुत ही खास है ये पात्र परिचय। अभी हम आपको बाणभट्ट की आत्मकथा और ऐसे ही तमाम जो मुख्य उपन्यास हैं आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, वो चाहे जेआरएफ का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, फिलहाल तो मैं ये देखता हूँ अपने अ, अध्ययन काल में, अपने अ, बात करें अगर हम इस कंपटीशन के काल में, मतलब जब हमने एग्ज़ाम्स दिए तो हमें ये समझ में आया कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक सिलेबस मुख्यतः जो प्रादेशिक परीक्षाएं हैं मुख्यतः किसी सिलेबस पर फोकस करती हैं, खासकर जो स्टेट लेवल की हैं। मैंने ये देखा कि सिलेबस कुछ और है तो क्वेश्चंस पूरे हिंदी से पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि प्रश्न यहाँ से पीजीटी में नहीं बनेगा, कि प्रश्न यहाँ से टीजीटी में नहीं बनेगा। प्रश्न कहीं से भी किसी भी तरह का बन सकता है। अगर पेपर कठिन करने को आ जाए ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो शेखर एक जीवनी पात्र परिचय में सबसे पहले शेखर कौन है? शेखर इस उपन्यास का है नायक। ये तो बात आप जानते हैं। शेखर का व्यक्तित्व तो अहंता, भय और सेक्स, इन्हीं तीन तीन धरातलों पर सृजित हुआ है। विद्रोहात्मक उसके व्यक्तित्व का अभिन्न विद्रोहात्मकता, ठीक है, विद्रोहात्मकता क्या है? उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है, यानी विद्रोही है वो, नायक कह सकते हैं। घोर स्वाभिमानी है, अंतिम सीमा तक ईमानदार है, निर्भीक भी है और जिज्ञासु भी है। सरस्वती कौन है? सरस्वती उपन्यास की प्रमुख पात्रा है। शेखर को नारी का प्रथम स्नेह सरस्वती से मिलता है और वो उसे बहन से सरस्वती और सरस्वती से सरस महसूस करता है। बहन से सरस्वती और सरस्वती से सरस महसूस करता है। शेखर के जीवन में सरस्वती के अतिरिक्त शशि, शीला, प्रतिभा, शांति इत्यादि नारी पात्र आती हैं। ठीक है, अगली जो पात्र है वो है प्रतिभा जी। तो प्रतिभा जो है शेखर की खेल की सखी, जिसे शेखर प्यार करता है। समवयस्का बालिका के रूप में शेखर का दूसरा परिचय प्रतिभा से ही होता है। शारदा कौन है? अब ये शारदा वह नारी पात्र है जो शेखर की काम भावना का वास्तविक आलंबन बनती है। कैशोर्य, अच्छा कैशोर्य, कैशोर्य मतलब किशोरावस्था। कैशोर्य प्रेम का इतना यथार्थ और मार्मिक चित्रण शारदा और शेखर के प्रेम में हुआ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। शशि कौन है? उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र है। असाधारण चरित्र जो शेखर की जीवन शक्ति बनती है। शशि के आग्रह पर शेखर एमए करता है, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है, जेल जाने को बाध्य होता है। शेखर शशि से भावनात्मक रूप से जुड़ता है। शशि की शादी अन्यत्र हो जाती है। शशि का पति उसे दुश्चरित्रा घोषित कर जब घर से निकाल देता है तो शेखर उसका संरक्षक बनता है। अंत में शशि की मृत्यु भी हो जाती है। एक और पात्रा आती है मणिका। जी हां, धनी है मणिका, धनी भी है और लेक्चरार भी है। शेखर की के कॉलेज की लेक्चरार है, शराबी भी है, प्रखर प्रतिभा की धनी पर असंयत चरित्र है उसका। एक और पात्र है हरिदत्त, शेखर के पिता हैं ये हरिदत्त। अनुशासन प्रिय हैं। अब पुराने जमाने के लोग अनुशासन प्रिय ज्यादा होते थे और आज भी लोग हैं जो पढ़े लिखे कायदे के हैं, सभ्य हैं, वो अनुशासन प्रिय हैं। जहां पर सभ्यता संस्कार है वहां अनुशासन है। तो शेखर के पिता अनुशासन प्रिय, शेखर पिता की प्रताड़ना का शिकार, पत्नी की मृत्यु के बाद अहम दबदबापन खत्म और टूटन की कगार पर हरिदत्त जी हैं। ठीक है, अन्य पात्रों में अगर हम देखें तो बाबा मदन सिंह हैं, मोहसिन और राम जी हैं। ये मोहसिन और राम जी कौन होते हैं? ये बंदी पात्र होते हैं जो जेल में मिलते हैं शेखर को। विद्याभूषण शेखर का मित्र होता है। हीत है इसमें, रामेश्वर। ये हीत से बहुत प्रश्न बने कि हीत पात्र जो है वो किसका है, तो शेखर एक जीवनी का। रामेश्वर है, अमूलक राम है, स्वामी हरानंद हैं और रामकृष्ण हैं तथा कुमार हैं। मद्रास में शेखर का कुमार से समलैंगिक प्रेम होता है। ठीक है, तो ये पात्र कुछ मुख्य है जो इस शेखर एक जीवनी में है। तो जितने भी पॉइंट्स थे थोड़े बहुत मैंने आपको यहां पर बताए हैं और इसके बाद हम आगे अगले एपिसोड में, या यूं कहें कि अगले पार्ट में, हम देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र, सारांश और कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े। उम्मीद करते हैं आप इसे प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे।
बहुत दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी। कोई दिक्कत नहीं, अब मैं शुरू करने वाला हूँ और कर ही दिया है शुरू, और धीरे धीरे कवर करते रहेंगे हर एक चीज़। वैसे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो पुरानी चीज़ें देख सकते हैं। और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि कुछ उत्साहवर्धन करें आप, और आप बताएं कि कैसा लगा, कैसा और हम बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, और क्या चीज़ें चाहिए आपको, कौन से टॉपिक पर चीज़ें चाहिए, वो टॉपिक भी आप कमेंट करें तो कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक्स हम आपको दे दे पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।